इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सहकारिता। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर दो तरह का है, एक जो चैप्टर में जितना सवाल दिया हुआ है ना, चैप्टर के बीच में जैसे ये देखिए ये दिया हुआ, ठीक है, तो इसका भी हल करेंगे। चैप्टर में जितने सवाल दिए हुए हैं उसका भी हल करेंगे और अभ्यास के प्रश्नों का भी हल करेंगे। ठीक है, आपसे कमेंट कर रहे थे कि सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लाइए, पूरा किताब खत्म कीजिए। तो पूरा किताब खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट का से देख सकते हैं सारे वीडियोस को, या कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ऊपर दिए गए स्थान में दो ऐसे कार्यों को दर्शाएं जो आप अकेले करते हैं। दूसरा है जिसे औरों के साथ मिलकर ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए इसी में क्या करना है, दर्शाना है। ये क्या है, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। ठीक है, तो चलिए सब के सब क्वेश्चन आंसर बताते हैं PDF से, जो आपके लिए टाइप किए हैं। तो देखिए यहाँ पर सहकारिता अध्याय 7। तो यहाँ पर किताब में तो नहीं पता चल रहा था क्या लिखा हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पर एकदम साफ सुथरा पता चल रहा है। अकेले करते हैं और औरों के साथ मिलकर ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पढ़ाई करना, व्यक्तिगत व्यवसाय करना, खुद का व्यवसाय करना, कोई कला, या कला मतलब जैसे डांस हो गया या फिर पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ये सब अकेले करते हैं। कोई कला या खेल सीखना जैसे तैरना, दौड़ना, निशानेबाजी या निशानेबाजी करना, ये सब अकेले कर सकते हैं। लेकिन खेल खेलना, किसी समारोह का आयोजन करना, सरकारी समिति बनाकर व्यापार करना, ठीक है, और संस्थाएं जैसे स्कूल, अस्पताल आदि चलाना, ये सब अकेले नहीं, ये समूह में कर सकते हैं, औरों का मदद चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मधुरापुर में मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बनने से पहले दूध बेचने व खरीदने की क्या व्यवस्था थी। तो बोला गया है कि ये जो दुग्ध उत्पादक संयुक्त समिति बना ना, मथुरापुर में, ठीक है, तो इसके पहले दूध कैसे बेचा जाता था और कैसे खरीदा जाता था। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, तब दुग्ध उत्पादक, यानी जो भैंस गाय पाले हुए हैं, तो वो सब क्या, वो सब को दूध उत्पादक बोलेंगे। ठीक है, तब दुग्ध उत्पादक अपने दूध को पास के बाजार में या शहर में बेचने ले जाते थे, जहां मुख्य तौर पर शहर के निवासी या मिठाई दुकानदार दूध खरीदते थे। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न, सहकारी समितियों को चलाने के लिए कार्यकारिणी क्यों बनाई जाती है। कार्यकारिणी, ठीक है ना, अपना मीटिंग बैठता है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, सहकारी समिति को चलाने के लिए कार्यकारिणी बनाई जाती है ताकि समिति के कार्यों का उचित रूप से संचालन कर सके और समिति के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रख सके। ठीक है, तो कार्यकारिणी में ना सदस्य होते हैं, एक हेड होता है और सभी निर्णय लिए जाते हैं आपसी सहमति से, समझे, लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बनने के बाद दूध उत्पादक परिवारों की जिंदगियों में क्या परिवर्तन है। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बनने के बाद वहाँ के जो दूध उत्पादक है ना, दुग्ध जिसको दूध को दुग्ध बोला गया, तो जो दूध उत्पादक परिवार हैं, तो क्या बोला गया, दूध उत्पादक परिवारों और किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में निरंतर सुधार होने लगा। आर्थिक मतलब क्या, जो दूध बेचते थे ना समिति बनाने के बाद, उनका उचित मूल्य मिलता था। ठीक है, और पैसा आया तो उनका तरक्की होने लगा। उन्हें अपने दूध का निश्चित ग्राहक भी मिल गया और दूध की सही कीमत भी मिलने लगी। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, कि हम ही को दूध देना। ठीक है, तो निश्चित ग्राहक मिल गया तो वो टेंशन ही नहीं लेना। ठीक है, तो दूध वो लेके चला जाता है। ठीक है, और सही कीमत भी मिल जाता है। अब देखिए पांचवा प्रश्न, क्या आपके आसपास इस प्रकार की कोई दुग्ध समिति है, वर्णन करें। ठीक है, तो अगर आपके आसपास कोई दुग्ध समिति नहीं है, जो ग्रुप में समिति बना करके है ना वो दूध बेचती है, तो नहीं लिख दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, मेरे आसपास इस प्रकार की कोई दुग्ध समिति नहीं है।
अगर है तो क्या करेंगे, लिखेंगे हाँ हमारे आसपास इस प्रकार की एक दूध समिति है। इस समिति में 200 सदस्य हैं। इसके बनने के बाद वहाँ के दुग्ध उत्पादक परिवारों को अपने दूध का निश्चित ग्राहक भी मिल गया है और दूध की सही कीमत भी मिलने लगी। ठीक है, बोला तो वर्णन करने के लिए तो वर्णन कर दिए। अगर नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं लेना, सीधा लिख देना है कि नहीं है। छठा सवाल देखिए, पैक्स के सदस्य कौन होते हैं। ठीक है, तो पैक्स एक संगठन है तो उसका सदस्य कौन होता है, कृषक होता है, यानी किसान। आगे देखिए, ऋण देने के लिए पैक्स के पास पैसा कहाँ से आता है। तो ऋण देने के लिए पैक्स के पास पैसा ना सरकार से आता है। ठीक है, सरकार से। ये पैक्स क्या करता है ना, किसानों को कम ब्याज पे ना ऋण देता है। अब देखिए आठवां प्रश्न, ऋण देने के अलावा पैक्स और कौन कौन से कार्य करती है। तो उत्तर लिखेंगे, ऋण देने के अलावा पैक्स निम्नलिखित कार्य करती है। क्या करती है, किसानों की बचत का संचय कर बैंक का काम करना। ठीक है, तो किसान सब है ना, किसान सब जितना कमाते हैं ना उसमें से थोड़ा सा पैसा जमा कर देंगे तो ये बैंक की तरह भी काम करता है पैक्स है। और उचित दर पर खाद उपलब्ध कराना। ठीक है, किसानों को बीज भी उचित दर पे देना, बीज खाद हो गया ये सब उचित दर पे मिलता है। यह सुनिश्चित करना कि किसानों की फसलों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। और ये क्या करता है ना, पैक्स है, किसान का जो फसल उत्पादन हुआ ना, तो किसानों के पास फसल को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए जगह नहीं रहता है, तो चाहते हैं कि क्या जल्दी से बेच दें। तो सरकार है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है कि इस पर या इससे ज्यादा में बेचा जाए लेकिन कम में नहीं बेचा जाए। ठीक है, तो बस वो खरीद लेती है। ठीक है, मान लेते हैं कि गेहूं, मान लेते हैं कि गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार है ना 15 रुपये वो घोषित की, 15 रुपये पर केजी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसी दाम पे ये खरीदेगी। ठीक है, तो न्यूनतम इस होता है सबसे कम दाम, इससे कम में नहीं। अब देखिए नौवां प्रश्न, पैक्स के कारण किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्ति कैसे मिलती है। पैक्स के कारण, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पैसे की आवश्यकता होने पर पैक्स के सदस्य किसानों को सस्ते दर पर ऋण मिल जाता है। ठीक है, इससे किसानों को महाजनों से अधिक ब्याज पर कर्ज लेना नहीं पड़ता है और वे महाजनों के चंगुल में फंसने से बच जाते हैं। ठीक है, जब भी ऋण की आवश्यकता पड़ा, यानी लोन बोलिए कर्ज बोलिए, जरूरत पड़ा तो टैक्स दे देता है और महाजन के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा ब्याज लेता था। अब आगे देखिए 10वां प्रश्न, पैक्स द्वारा फसल खरीदने से किसानों को क्या फायदा होता है। पैक्स क्या करता है ना, किसान जो फसल उत्पादन करते हैं ना, कटाई करते हैं तो खरीद लेता है अनाज किसानों से। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पैक्स द्वारा फसल खरीदने से किसानों को यह फायदा होता है कि वे अपनी फसलों को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। ठीक है, इससे उन्हें उचित मुनाफा मिलता है और वे व्यापारियों के शोषण से बच जाते हैं। जब व्यापारियों को पता चलता है ना कि इन किसानों के पास है ना जो अनाज उत्पादन हुआ उसको रखने के लिए जगह नहीं है, बेचेगा ही अभी इसी महीना में, तो वो कम कीमत पे खरीद लेते हैं। ठीक है, तो और उनको बेचना पड़ता है किसानों को। ठीक है, जबरदस्ती, तो जिसके कारण उनके अनाज क्या है ना, उनके अनाज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। ठीक है, लेकिन पैक्स के कारण क्या है, उनके उनको है ना उनके फसल का सही मुनाफा मिलता है। देखिए प्रश्न 11, पैक्स के सदस्य किस साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, पैक्स के सदस्य निम्न साझा उद्देश्यों के लिए एकजुट होते हैं। तो देखिए क्या है, किसानों की कृषि संबंधी जरूरतें पूरा करना, चाहे उनको खाद देना पड़े, बीज देना पड़े, इस तरह से, या फिर मान लेते हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ बड़ा मशीन खरीदने के लिए ऋण चाहिए तो वो भी देते हैं ऋण। सस्ते दर पर ऋण मिल जाता है, उचित दर पर खाद और बीज मिल जाते हैं, खाद और बीज नए नए किस्म का बीज है, और अच्छे मूल्य पर फसल बिक जाती है, पैक्स है ना वो खरीद लेता है किसानों से। अब देखिए 12वां, सरकार कमजोर वर्गों को पैक्स में हिस्सेदारी दिलाने के लिए क्या करती है। ठीक है, अपनी शिक्षक या शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए। तो आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम ही बता देते हैं। देखिए उत्तर लिखेंगे, सरकार कमजोर वर्गों के किसानों को पैक्स में हिस्सेदारी दिलाने के लिए निम्न उपाय करती है। पैक्स में है ना किसान ही, सिर्फ किसान ही आ सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। तो क्या करती है, गरीब और पिछड़े किसानों को पैक्स की सदस्यता शुल्क है, मतलब कोई
शुल्क नहीं, कोई पैसा देना नहीं पड़ता सदस्यता के लिए। और शेयर राशि में छूट देना, ठीक है, शेयर राशि में भी छूट मिलता है। और पैक्स से ऋण लेने पर रियायती ब्याज दरें देना, ठीक है, पैक्स से ऋण देंगे ना, पैक्स से किसान अगर ऋण लेंगे, ठीक है, तो कम ब्याज पे ऋण मिल जाता है। और सब्सिडी देना, ठीक है, मतलब छूट भी देते हैं। 13वां सवाल है, उपभोक्ता सहकारी समिति जैसी समितियां क्यों बनाई जाती है, जरूरत क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, उपभोक्ता सहकारी समिति जैसी समितियों की स्थापना का उद्देश्य थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से, यानी जो किसान है, किसानों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। जब ज़्यादा मात्रा में जब माल खरीदते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, कम दर पे उपलब्ध हो जाता है और कम मूल्य पर। और क्या है, ये जो उपभोक्ता सहकारी समिति है वो अपने सदस्यों को सस्ती दर पे उपलब्ध करा देती है। हो गया। आगे है, ये समितियां वित्तीय आधार पर, वित्तीय यानी पैसा से संबंधित, ये समितियां वित्तीय आधार पर कमजोर लोगों को व्यापारियों व दलालों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाती है, ठीक है। तो सस्ते दर पे मिल जाएगा तो क्यों खरीदेंगे व्यापारियों से ज्यादा दाम पर। 14वां प्रश्न है, इसके सदस्य यानी उपभोक्ता, जो समिति था ना, उपभोक्ता यहाँ पर पढ़े थे ना, उपभोक्ता सहकारी समिति, हाँ, इसके सदस्य बनने के लिए क्या अनिवार्य है, अनिवार्य यानी क्या जरूरी है। तो उत्तर लिखेंगे, इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है, यानी कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से किसी सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। अब देखिए 15 नंबर का सवाल, थोक व्यापारी या उत्पादक से अधिक मात्रा में सामग्री खरीदने के लिए पूंजी कहाँ से आती है। तो उत्तर लिखेंगे, समिति के सदस्यों द्वारा जमा राशि से जो पूंजी इकट्ठा होती है उससे अधिक मात्रा में थोक व्यापारी या उत्पादकों से सीधे सामग्री खरीदी जाती है। तो पैसा कहाँ से है, समिति में जितना सदस्य है सब थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, तो ज़्यादा पैसा क्या होता है, जमा हो जाता है, बस उसी से खरीद लेंगे सामग्री। इस प्रकार खुदरा बाजार से काफी कम मूल्य पर सामग्री मिल जाती है। जब बहुत ज्यादा सामग्री खरीदते हैं ना तो कम कीमत में मिल जाती है। जैसे मान लेते हैं कि आप आलू 1 किलो 2 किलो 5 किलो खरीदिए, आप बोरा खरीदिए तो बोरा कम में पड़ेगा। अब देखिए 16वां प्रश्न, चर्चा कर पता करें, क्या पता करना है, थोक व्यापारी या उत्पादक से खरीदी गई वस्तु बाजार से सस्ते मूल्य पर क्यों उपलब्ध होती है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, थोक व्यापारी से या सीधे उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदने के कारण ही वस्तुएं बाजार से सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होती है। जैसे जो उत्पादक होते हैं ना, उत्पादक, ठीक है, ठीक है, उत्पादक यानी किसान, मान लेते हैं किसान है तो फसल कट गया तो सीधे इसी से खरीद रहे हैं। तो बीच में जो बिचौलिया होता है ना, जो व्यापारी होता है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट कट गया तो कम कीमत तो मिल गया। या थोक व्यापारी है, जैसे मान लेते हैं एक गांव है, तो एक गांव का एक थोक व्यापारी है, तो सभी किसानों से थोड़ा थोड़ा खरीद लिया और पास के बाजार में है ना, पास के बाजार में, बहुत दूर नहीं, ठीक है, वहाँ बेचने के लिए जाता है। तो अगर हम यहीं से खरीद लें तो भी हमें कम पे मिलेगा। और जो बड़े बड़े व्यापारी होता है ना, तो ये किसानों से खरीदते हैं या फिर ये थोक व्यापारी से खरीदते हैं, जो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, फिर इसको बड़े बड़े शहर में ले जाकर बेचते हैं बहुत ज़्यादा दाम पे। तो ज़्यादा प्रॉफिट है ना, ये जो बड़े व्यापारी होते हैं ना वही कमाते हैं, तो इनका तो प्रॉफिट कट गया। ठीक है, तो यही कारण है कि बाजार से सस्ते मूल्य पर ये सामग्री मिल गया। 17वां प्रश्न देखिए, आपके इलाके में किस प्रकार की सहकारी समितियां हैं, एक सूची बनाएं, फिर टोली बनाकर नीचे दिए गए बिंदुओं पर इनके बारे में जानकारी ढूंढिए। टोली बनाकर यानी ग्रुप बनाकर आपको ढूंढना है और अपनी रिपोर्ट बनाकर कक्षा में पेश कीजिए। ठीक है, रिपोर्ट भी आपको बनाना है। तो स्कूल में जितने बच्चा है ना, तो जैसे 5 गो 5 5 का ग्रुप बना लेंगे, 10 10 गो का ग्रुप बना लेंगे और सब क्या करेंगे, सब जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2 गो बच्चा को बोलेंगे तुम ये पता करके आओ, ठीक है, कुछ को बोलेंगे, 2 को बोलेंगे कि तुम ये पता करके आओ, इस तरह से। तो देखिए पहला सवाल, आपके इलाके की सहकारी समिति के सदस्य कौन है। तो उत्तर लिखेंगे, मेरे इलाके में जो सहकारी समिति है उसके सदस्य मेरे क्षेत्र में रहने वाले किसान भाई। ठीक है, मेरे क्षेत्र में जो किसान रहते हैं ना वही है, कोई बाहर का नहीं है। सदस्य मिलकर सदस्य मिलकर क्या करते हैं। ठीक है, उत्तर लिखेंगे,
सदस्य मिलकर अपने सदस्यों के हितों व उनकी आर्थिक उन्नति के लिए यानी पैसा कमाए बढ़े इसके लिए क्या कई प्रकार के प्रयास करती है। ठीक है, जो समिति है इसमें व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामूहिक हित पर विशेष जोर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये समिति है, समिति में मान लेते हैं कि 50 सदस्य हैं, तो 50 अपने अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि समिति का है ना तरक्की हो और तब उनका प्रॉफिट बढ़े समिति का, तो सबके आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। तो वही लिखा हुआ है खुद का व्यक्तिगत यानी खुद का लाभ के स्थान पे सामूहिक हित देखते हैं कि सबका लाभ मिले, ठीक ना, सबको लाभ मिले। तीसरा देखिए इससे क्या लाभ होता है, तो इससे लाभ क्या होता है देखिए, जरूरत पड़ने पर उन्हें सस्ते दर पर ऋण मिल जाता है। इससे किसान महाजनों के चंगुल में फंसने से बच जाते हैं, महाजन के पास जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। चौथा सवाल, समिति के सामने किस तरह की समस्याएं आती है, समिति के सामने किस तरह की समस्याएं आती है, तो उत्तर लिखेंगे ऐसी समिति की सदस्यता है ना स्वैच्छिक और खुली होने से कुछ स्वार्थी तत्व इसमें आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो स्वैच्छिक है, अपने मन के अनुसार है, अगर आप समिति से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, और ये खुला ओपन है। ठीक है, कोई बाधा नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, कुछ कुछ स्वार्थी लोग होते हैं ना, तो वो भी समिति का सदस्य बन जाते हैं और फिर क्या करते हैं ना, फिर अपना प्रॉफिट मतलब चाहते हैं सिर्फ कि मेरा प्रॉफिट आया। ठीक है, समिति का कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। आगे क्या करते हैं, फिर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की तिकड़म भिड़ाने में लग जाते हैं। ठीक है, जुगाड़ भिड़ाने में लग जाते हैं, ज्यादा मुनाफा वे खुद हड़प करने की जुगत भिड़ाते रहते हैं कि सिर्फ हमको प्रॉफिट मिला, समिति के बाकी सदस्यों का कुछ हो चाहे नहीं हो उससे मतलब नहीं है। जब दूसरे सदस्य इसका विरोध करते हैं तो समिति में आए दिन झगड़ा कोहराम मचने लगता है। तो जाहिर सी बात है झगड़ा तो होगा ही, तो यही समस्या है, समझे। 18वां प्रश्न है, अपनी शिक्षिका व घर के सदस्यों से चर्चा करके बिहार मत्स्य जीवी सहयोग समिति और व्यापार मंडल की असफलता के कारण ढूंढिए। ठीक है, तो ढूंढना क्या हम बताते हैं, गलत और स्वार्थी लोगों द्वारा इन समितियों की सदस्यता लेने व उनके द्वारा निजी लाभ उठाने और अन्य सदस्यों की हकमारी करने से ही ये समितियां असफलता का शिकार हो गई। तो बहुत सारा समिति बनता है, ग्रुप बनता है सदस्यों का, ठीक है, लेकिन कोई स्वार्थी व्यक्ति इसका सदस्य बन गया तो खुद का खाली प्रॉफिट चाहता है, फिर क्या, फिर लड़ाई झगड़ा तो होते रहेगा, समझे। दूसरे सदस्यों का हक मारेंगे तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही, फिर क्या, फिर समिति बंद हो जाता है। 20वां प्रश्न है, संचित कोष की जरूरत क्यों है। ठीक है, कोष, संचित कोष मतलब जिसमें पैसा है ना जमा करेंगे, ठीक है, इकट्ठा करेंगे। तो संचित कोष के माध्यम से समिति की बेहतरी के लिए नई मशीनें या सामग्री खरीदने तथा आकस्मिक यानी अचानक खर्चों को पूरा करने की सुविधा मिल जाती है, यहाँ है लगा देंगे, मिल जाती है। ठीक है, जो सभी सदस्य होते हैं ना समिति के, सब थोड़ा थोड़ा उसमें पैसा जमा करते हैं, तो ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो समिति के लिए कोई मशीन चाहिए या कुछ सामान खरीदना है या अचानक खर्चा खर्चा कुछ किसी चीज़ में होने वाला है तो उसमें से निकाल करके दिया जाता है और क्या खर्चा किया जाता है। 20वां प्रश्न देखिए, आपके अनुसार दुग्ध उत्पादक समितियां किस प्रकार की योजनाओं पर खर्च करती हैं। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, मेरे अनुसार दुग्ध उत्पादक समितियां निम्न योजनाओं पर खर्च करती है। ठीक है, निम्न कामों पर खर्च करती है, क्या है, नई मशीनें या नई सामग्री खरीदने के लिए। ठीक है, समिति में कोई बड़ा मशीन चाहिए, ठीक है, जो काम करने के लिए बहुत जरूरी है, तो उसको खरीदा जाता है। दूसरा है अन्य कल्याणकारी योजनाओं, जैसे अपने सदस्यों को सस्ते में जरूरत पड़ने पर ऋण दिलाना। ठीक है, जरूरत पड़ने पर ऋण दिलाना व थोक में सामान खरीद सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना, जैसे चारा खल्ली आदि। ठीक है, तो थोक व्यापारी से खरीद लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट किसानों से खरीद लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और फिर अपने सदस्यों को कम कम कीमत पे दे देते हैं। उसके बाद देखिए, किसानों को लाभ में से बोनस देना। बताइए, लाभ में से बोनस दिया जाता है, जो प्रॉफिट हुआ ना काम करने से, तो प्रॉफिट में से सैलरी तो मिलता ही, प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलता है, ये नहीं कि समिति का कोई एक आदमी ले लेता है। 21वां सवाल है, दूधिया का काम और समिति के काम में क्या अंतर है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, दूधिया का काम निजी होता है, वो है ना वो खुद के लिए काम करता है, अपने काम के पूरे लाभ
वह पूरी हानि का भागीदार वह स्वयं होता है। ठीक है, जबकि समिति सामूहिक व्यापार के लाभ का समान वितरण के बारे में सोचती है। क्योंकि जबकि जो समिति है ना, समिति को जितना प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट है सभी सदस्यों में बराबर बराबर बांट लिया जाता है, और कुछ है ना कुछ रखा जाता है कोष में, ताकि कुछ अचानक जरूरत पड़े ना तो उसे निकाल करके काम किया जा सके। ठीक है, समिति एक बैंक की तरह भी काम करती है, जिसका उद्देश्य अपने सभी सदस्यों की मुश्किलों को दूर करना होता है। ठीक है, जैसे सदस्य को कुछ जरूरत पड़ गया लोन का तो यही उपलब्ध करा देती है बहुत ही कम ब्याज पे। उसके बाद है कि थोक बताया ना अभी, उसके ऊपर तो बताया, इसी क्वेश्चन के ऊपर तो बताया कि बहुत ज़्यादा माल खरीद लेती है और उसी माल को बहुत कम कीमत पर अपने सदस्यों को बेचती है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले अभ्यास प्रश्न। ठीक है, चैप्टर के अंत में जो दिया हुआ है, आपसे कमेंट करते रहते हैं कि चैनल पे नए नए वीडियोस बनाते रहिए, तो आप सबके लिए बना रहे हैं। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला सवाल है, सहकारी समिति के सदस्य कौन होते हैं, वे मिलकर क्या करते हैं, इससे क्या लाभ होता है। तो इसमें 3 सवाल जुड़ा हुआ है, 1 2 3। तो इसका आंसर भी बड़ा होगा। अगर एक सवाल का जवाब अगर 2 लाइन में देते हैं तो तीनों का 6 लाइन हो जाएगा। तो देखिए 2 2 4 5, ठीक है, 5.5 में जवाब दिया। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, सरकारी समिति का सदस्य कोई भी उत्पादक हो सकता है। ठीक है, चाहे दूध उत्पादन करे, चाहे कोई फसल उत्पादन वो करे। जिन उत्पादकों के हितों के लिए समिति बनती है, उन्हीं से जुड़े उत्पादक उस समिति के सदस्य बनते हैं। समझे, जैसे मान लेते हैं कि आप दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो दूध वाले समिति से न जुड़ेंगे। ठीक है, तो वही बोला है। तो देखिए, जैसे दूध उत्पादक सहयोग समिति में केवल दूध उत्पादक ही सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, ये हो गया सहकारी समिति के सदस्य कौन होते हैं, वे मिलकर क्या करते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, ये सदस्य मिलकर अपने हितों व अपनी आर्थिक उन्नति के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा कमाई हो सके, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, तो सब मिलके काम करते हैं। इससे क्या लाभ होता है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, इससे लाभ यह होता है कि समिति के सदस्य शोषण और अपने उत्पाद को बेचने के भागम भाग से बच जाते हैं। ठीक है, जैसे एक किसान है तो वो सोचता है कि कहाँ बेचे, किसको बेचे, तो कोई दुकानदार बोलता है कि हमको बेच दो। ठीक है, लेकिन क्या करता है, लेकिन उसको सही दाम मिलता ही नहीं है, तो मजबूरी में बेचना पड़ता है। लेकिन जब ये ग्रुप में काम करते हैं ना तो शोषण से बच जाते हैं, और इनको इनके सामान का ना सही मूल्य मिल पाता है। सही मूल्य मिलता रहेगा तो जाहिर सी बात है कमाई ज़्यादा होगा, जीवन में तरक्की ज़्यादा होगा। दूसरा सवाल देखिए, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता से एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आपस में मिलजुल कर समूह में एक समिति गठित कर कार्य व्यापार करने को सहकारिता कहते हैं। तो अगर समूह में मिल जाए, ठीक है ना, 10 20 50 कितने हो सकता है, ठीक है, तो मिल जाए समूह में और कोई कार्य व्यापार करे, व्यापार, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सहकारिता। ठीक है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो उदाहरण देते हैं, जैसे पाठ में क्या बताया गया था, मधुरापुर के बारे में बताया गया था। तो लिखेंगे, जैसे पाठ के मधुरापुर में महिला दूध उत्पादक सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति गठित की गई। ठीक है, यह जिला स्तर पर पटना डेयरी के साथ जुड़कर काम करती है। ठीक है, पटना डेयरी के साथ है ना जुड़कर काम करती है, ये पूरा दूध वहां पर भेजने का काम करती है। ठीक है, आगे देखिए, सहकारी समितियां बनने से पहले इनसे संबंधित लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इनके बनने के बाद ये कठिनाइयां कैसे दूर हो पाए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, सहकारी समितियां बनने से पहले इनसे संबंधित उत्पादकों को अपना उत्पाद बेचने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाकर अपने ग्राहक ढूंढने पड़ते थे। ठीक है, और उन्हें उचित दाम भी नहीं मिल पाता था। जैसे मान लेते हैं कि उत्पादक है, ठीक है, तो वो किसको बेचेगा, अपने सामान को बाजार में बेचने के लिए ले जाते थे, तो कभी बिकता था कभी नहीं बिकता था। ठीक है, और सब मोल भाव कराकर कम कीमत पर खरीद लेता था, जिसके कारण प्रॉफिट नहीं हो पाता था। समझे, आगे देखिए, आगे
एक और सवाल था ना, एक और सवाल क्या पूछा जा रहा था, देखिए लास्ट में, ये कठिनाइयां है ना कैसे दूर हो पाई समिति बनने के बाद। तो उत्तर लिखेंगे, इन समितियों के बनने के बाद उत्पाद उचित मूल्य पर एक जगह बेचने की सुविधा मिल गई, एक जगह पर। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें समिति से ऋण लेने की सुविधा भी मिल गई, वह भी सस्ते दर पर। और जो महाजन है बहुत उच्च दर पे कर्ज देते थे। तीसरा सवाल है, अध्याय में जिन 3 सहकारी समितियों की बात की गई है उनमें से आप किस सहकारी समिति को सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं और क्यों। ठीक है, तो 3 के बारे में बताया गया। ठीक है, अध्याय में चैप्टर में तो उत्तर लिखेंगे, अध्याय में वर्णित 3 सहकारी समितियों में से मुझे दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा उपयोगी जान पड़ती है। क्यों? कारण कि ऐसी समितियों के गठन से अच्छी गुणवत्ता का दूध उचित मूल्य पर शहरों में घर घर तक उपलब्ध हो जाता है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। समझे, यानी ये जो समिति बनाते हैं ना, तो दूध ज़्यादा जमा हो जाता है, और वही दूध क्या होता है उचित मूल्य पर शहरों में घर घर तक उपलब्ध हो जाता है। मान लेते हैं दूध का कमी हो जाएगा शहरों में, तो दूध का दाम क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है दूध के बिना। चौथा प्रश्न देखिए, सहकारी समितियों के कामकाज में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं। जब सवाल ही इतना बड़ा है तो आंसर समझिए सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। तो सहकारी समितियों के कामकाज में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं। ठीक है, उसके बाद बोला कि आपके विचार में इन मुश्किलों को हल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। पहले यहीं तक रहने देते हैं, पहले ये इसका आंसर पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सहकारी समितियों के कामकाज में मुश्किलें तब आने लगती है जब उनमें स्वार्थी चरित्र के व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जो सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, समिति के बाकी सदस्यों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। तो आगे देखिए, ऐसे सदस्य समिति के माध्यम से अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं। ठीक है, जब दूसरे सदस्य इसका विरोध करते हैं तो आपसी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। समझे, आगे क्या पूछा जा रहा था, इन मुश्किलों को हल करने के लिए ना क्या क्या उपाय किया जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे इसका जवाब, इन मुश्किलों को हल करने के लिए नए सदस्यों की जांच पड़ताल करके ही उन्हें समिति का सदस्य बनाना चाहिए। ठीक है, जांच पड़ताल करके ही, तो स्वार्थी लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। अपनी समिति को नहीं, इसके पहले भी सवाल है, आगे देखिए, मान लीजिए आप मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं। अपनी समिति को अच्छी तरह से चलाने और उसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या क्या कोशिशें करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अध्यक्ष हैं तो अपनी समिति की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, यदि मैं मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन समिति का अध्यक्ष होता तो समिति को अच्छी तरह से चलाने के लिए मैं उसमें गलत व्यक्ति को प्रवेश नहीं लेने देता। ठीक है, जांच पड़ताल अच्छी तरीके से करते हैं कि वो व्यक्ति सही है कि नहीं, और फिर क्या समिति का कोई सदस्य कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको हटा देते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपनी समिति से जोड़ने के लिए मैं समिति का अच्छी तरीके से प्रचार करता है, जगह जगह है ना पोस्टर लगाते हैं। ठीक है, समिति के कार्यों का प्रदर्शन कर उसे जनता से जोड़ता है, और समिति के की जो जो उपलब्धियां हैं ना, तो उसको सभी जगह पोस्टर के माध्यम से बताएंगे, चिपका देंगे, तो क्या होगा, तो सभी लोग जान जाएंगे और अधिक से अधिक लोग जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।